हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है हैलोजनों की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। दोस्तों, इस वीडियो के पहले हैलोजनों से संबंधित कई वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। उन सभी वीडियो का लिंक सीरियल वाइज मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से आप चाहें तो हैलोजन अर्थात वर्ग 17 को स्टेप बाय स्टेप पूरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी हैलोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। अब अभिक्रिया कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। हाइड्रोजन हैलाइडों का सामान्य सूत्र होता है HX और यहाँ पर X का अर्थ है हैलोजन परमाणु, यानी कि X हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। हैलोजनों की हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता फ्लोरीन से आयोडीन तक घटती है। तो पहले हम इस सेंटेंस को समझेंगे, बाकी ये पॉइंट आपको आगे मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि हैलोजनों की हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता फ्लोरीन से आयोडीन तक घटती क्यों है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको सभी हैलोजन के हाइड्राइड दिखा दिए, जैसे HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। यदि यहाँ पर हम इसके बीच में आबंध को समझने का प्रयास करें, यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के मध्य आबंध को समझने का प्रयास करें, तो आप जानते हैं कि एक फ्लोरीन का परमाणु है और यह हाइड्रोजन के परमाणु से एकल आबंध द्वारा जुड़ा है। यदि आबंध के लंबाई की बात हम करें तो आप जानते हैं कि सहसंयोजक आबंध से जुड़े दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी को हम आबंध की लंबाई कहते हैं। तो आबंध की लंबाई का अर्थ हो जाएगा इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी। इसी प्रकार हाइड्रोजन क्लोराइड में हम आबंध की लंबाई की बात करें तो इन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी हो जाएगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में देखें तो ब्रोमीन और हाइड्रोजन के नाभिकों के मध्य की दूरी, और हाइड्रोजन आयोडाइड में देखेंगे तो आयोडीन और हाइड्रोजन के नाभिकों की मध्य की दूरी को हम कहेंगे आबंध की लंबाई। इन सब में हाइड्रोजन तो समान है तो इसकी त्रिज्या भी समान होगी, परंतु यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये अलग अलग परमाणु हैं और ये सभी परमाणु वर्ग 17 के हैं। और आप जानते हैं किसी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो नए नए कोष जुड़ने के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या कम है, इससे थोड़ी ज़्यादा है क्लोरीन की, और इससे थोड़ी बड़ी त्रिज्या है ब्रोमीन की, और सबसे बड़ी त्रिज्या यहाँ पर आयोडीन की है। आप सोचिए जब आयोडीन की परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी तो हाइड्रोजन के नाभिक और आयोडीन के नाभिक के बीच की दूरी भी अधिक होगी, जैसा यहाँ पर आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो आबंध है इसकी लंबाई सबसे कम है, आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है। और ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि आबंध की लंबाई कम होने पर आबंध की प्रबलता अधिक होती है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो आबंध है इसकी प्रबलता अधिक है, अर्थात हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे स्थायी यौगिक है। सबसे स्थायी कहने का मतलब है इन सब में स्थायी यौगिक है। तो हाइड्रोजन सबसे पहले क्रिया करना चाहेगा फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन से क्रिया करके वह एक ज़्यादा स्थायी यौगिक का निर्माण कर सकता है। तो इस आधार पे मैंने आपको बताया कि हैलोजनों की हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता फ्लोरीन में सबसे अधिक होती है और नीचे आने पर धीरे धीरे घटती है, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा आबंध नहीं बना सकते हैं हाइड्रोजन के साथ। क्लियर बात है। और यही कारण होता है कि जब हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो यह बिना प्रकाश के, बिना उत्प्रेरक, बिना तापमान की उपस्थिति में अंधेरे में क्रिया कर लेता है और हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाता है। लेकिन क्लोरीन से जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो अंधेरे में नहीं हो पाता है, यहाँ पर प्रकाश की या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति रखना आवश्यक होता है। यदि हम ब्रोमीन और हाइड्रोजन की क्रिया कराएं तो यहाँ प्रकाश से भी काम नहीं चलेगा, इसको हमको गर्म करना पड़ता है। और आयोडीन की हाइड्रोजन से क्रिया कराएं तो यहाँ पे गर्म करने के साथ साथ उत्प्रेरक भी उपस्थित रखना पड़ता है, तभी हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण होता है। इन सभी रिएक्शन से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन के लिए ज़्यादा क्रियाशील है
और आयोडीन हाइड्रोजन के लिए सबसे कम क्रियाशील है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं भौतिक अवस्थाओं की, यानी फिजिकल स्टेट्स की, यानी कि जो हाइड्रोजन के हैलाइड्स हैं इनके हम भौतिक अवस्थाओं को देखेंगे। तो देखिए ये हैं हाइड्रोजन के हैलाइड, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। यदि हम कक्ष ताप पर भौतिक अवस्थाएं देखें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड द्रव होता है और शेष ये तीनों जो हाइड्रोजन हैलाइड हैं, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, कक्ष ताप पर ये गैस होते हैं। तो चलिए इस बात को पहले यहाँ पे लिख देते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड कम क्वथनांक वाला द्रव है। HCl, HBr, HI कक्ष ताप पर गैसें। कम क्वथनांक वाला है, यानी इसका क्वथनांक कितना है, तो आप याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का क्वथनांक होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कारण है कि यह द्रव है, बाकी ये तीन गैस है। तो इसका कारण देखते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड के अणु आपस में हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़ जाते हैं, अतः हाइड्रोजन फ्लोराइड कक्ष ताप पर द्रव होता है। तो क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन आबंध होता है और इसलिए इसकी भौतिक अवस्था द्रव होती है। हाइड्रोजन फ्लोराइड के हाइड्रोजन आबंध को आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि फ्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जो आबंध युग्म इलेक्ट्रॉन होता है उसको फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है और इस वजह से फ्लोरीन पे आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब यह आंशिक धनावेशित जो हाइड्रोजन है ये दूसरे आंशिक ऋणावेशित फ्लोरीन के साथ एक दुर्बल बंध बनाता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बन जाने के कारण हाइड्रोजन फ्लोराइड के अणु अब पास पास आने लगते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार का आकर्षण बल है और इसके पास पास आने से घनत्व बढ़ जाता है और भौतिक अवस्था द्रव हो जाती है। जबकि इन तीनों में हाइड्रोजन आबंध का निर्माण नहीं हो पाता है, इनके बीच सिंपल सा आप कहें वंडरवाल आकर्षण बल काम करता है या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आप कह सकते हैं काम करता है, और जो कि काफ़ी दुर्बल होता है हाइड्रोजन बंध की तुलना में। तो इसलिए इसके अणु पास पास नहीं आते हैं, एक दूसरे से दूर रह जाते हैं और घनत्व इनका कम होता है, इसलिए कक्ष ताप पर गैस होते हैं। उम्मीद है कि पॉइंट आपको समझ में आ गया है। तो अब लिख लेते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन आबंध फ्लोरीन के छोटे आकार एवं उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण बनता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप ध्यान रखें कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन आबंध बन रहा है, बाकी इन तीनों में नहीं बन पा रहा है। इसका कारण है फ्लोरीन का छोटा आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता। क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि जब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से जुड़ा होता है तभी वो हाइड्रोजन बंध बनाता है। बाकी क्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन आबंध नहीं बना सकता है, नहीं ब्रोमीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और नहीं आयोडीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन आबंध बनाता है। तो हाइड्रोजन आबंध केवल HF में ही बन पाता है। हाइड्रोजन आबंध के कारण जो HF के जो अणु होते हैं वे आपस में जुड़ जाते हैं, यानी बहुत मजबूती से जुड़ जाते हैं, जिसको हम कहेंगे संगुणित हो जाते हैं। और संगुणित होकर ये डाइमर भी बना देते हैं, जिसका फार्मूला हो जाता है H2F2। यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के दो अणु बहुत मजबूती से जब जुड़ जाएंगे तो H2F2 का निर्माण होगा। कई बार तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के 6 अणु आपस में जुड़कर H6F6 का निर्माण करते हैं, लेकिन यह अवस्था केवल निम्न ताप पर ही देखने को मिलती है और सामान्य ताप पर H2F2 देखने को मिलता है। तो ये आप ध्यान रखें, हाइड्रोजन आबंध के कारण हाइड्रोजन फ्लोराइड डाइमर भी बनाते हैं। अन्य हाइड्रोजन हैलाइडों में हाइड्रोजन आबंध नहीं बनते हैं, अतः वे कक्ष ताप पर गैस अवस्था में होते हैं। अब हम बात करेंगे गलनांक एवं क्वथनांक की। हाइड्रोजन हैलाइडों का गलनांक तथा क्वथनांक HCl से HI तक बढ़ता है। HF को हमने छोड़ दिया है, यहाँ से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से जब हम नीचे आएंगे तो नीचे आते हुए हम यह देखते हैं कि क्वथनांक और गलनांक दोनों बढ़ते हैं। अब इसका कारण क्या है यह समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका कारण होता है इनका आणविक आकार। तो आप देखें यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक अणु है। आप देखें हाइड्रोजन तो सब में समान है, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या छोटी है इसलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का अणु छोटा होगा।
और हाइड्रोजन आयोडाइड का अणु काफ़ी बड़ा होगा, जिसका कारण है कि आयोडीन की परमाणु त्रिज्या काफ़ी बड़ी है। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, आप देख रहे हैं कि जब HCl से Hi की तरफ आ रहे हैं तो आणविक आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि Cl, Br और I इनकी परमाणु त्रिज्याएं क्रमशः बढ़ रही हैं। और आणविक आकार बढ़ने के साथ साथ इनके मध्य काम करने वाला वांडर वाल आकर्षण बल भी बढ़ता है। और वांडर वाल आकर्षण बल यदि मजबूत हो जाएगा तो अणु मजबूती से आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि अब उनको दूर करने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होगी, और इस आधार पर हम कहते हैं गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ जाते हैं। आपने अपने लोअर क्लासेज में पढ़ रखा है कि यदि कोई पदार्थ पिघलता है यानी कि मेल्ट करता है तो इसका कारण होता है कि ऊष्मीय ऊर्जा से उसके अणु दूर दूर जाने लगते हैं। यदि अणु आपस में बहुत ही मजबूती से जुड़े होंगे तो उनको दूर भेजने के लिए या उनके दूर जाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ठीक वही बात है कि वंडर वाल आकर्षण बल हाइड्रोजन आयोडाइड में बढ़ जाता है, क्योंकि इसका आणविक आकार बड़ा है, इसलिए इसका गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ जाता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। क्योंकि HCl से Hi तक आणविक आकार बढ़ता है, अतः वंडर वाल आकर्षण बल भी बढ़ता है, जिससे गलनांक एवं क्वथनांक भी बढ़ जाते हैं। तो ये हमने बात कर ली HCl से Hi तक की। HF की बात अब हम स्टार्ट करेंगे। तो वैसे यदि हम देखें तो HF का आकार तो इन सब में सबसे छोटा है, तो आकार के आधार पे हम सोचेंगे तो हम कहेंगे कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है इसका गलनांक एवं क्वथनांक सबसे कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और इसका कारण होता है हाइड्रोजन आवंत। तो HF का गलनांक तथा क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होता है, जिसका कारण होता है HF अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन आवंत, जिसके बारे में भी हमने पहले चर्चा की। तो हाइड्रोजन आवंत जो यहाँ पे HCl, HBr और Hi के बीच वंडर वाल आकर्षण बल काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा मजबूत है, यानी कि जो अणु होंगे वे ज़्यादा मजबूती से एक साथ जुड़े रहेंगे, और इसलिए HF का क्वथनांक और गलनांक असामान्य रूप से अधिक देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे सहसंयोजी प्रकृति के बारे में। हाइड्रोजन हैलाइड सहसंयोजी यौगिक होते हैं। सहसंयोजी यौगिक इन्हें क्यों कहते हैं, तो इसका कारण है कि जैसे यहाँ पर HCl का उदाहरण ले तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट यानी सहसंयोजक बंध है, इसलिए इनको हम सहसंयोजी यौगिक कहेंगे। और सहसंयोजी यौगिक हैं, इस बात को यदि हम सिद्ध करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि शुद्ध द्रव अवस्था जब हम इनकी लेते हैं तो इनका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है तथा ये दुर्बल विद्युत चालक होते हैं। आप जानते हैं कि आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक काफ़ी अधिक होता है और साथ ही वे विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं। तो इनमें ये दोनों गुण नहीं हैं, इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो निम्न है और साथ ही ये विद्युत के दुर्बल चालक हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जो यौगिक हैं ये सहसंयोजी यौगिक हैं। और सहसंयोजी यौगिक का अर्थ है कि हाइड्रोजन हैलाइड में जो आवंध है वह सहसंयोजी आवंध है, लेकिन यह ध्रुवीय आवंध भी है। जैसा कि अभी हाइड्रोजन बंध देखते समय आपने HF के केस में समझा कि फ्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है और फ्लोरीन पे आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो आवंध है उसमें ध्रुवीय गुण है। इसी प्रकार इन सब के जो आवंध हैं उनमें ध्रुवीय गुण होगा, क्योंकि क्लोरीन की भी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक है, ब्रोमीन की भी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक है। लेकिन यदि हम देखें कि ध्रुवीय गुण किसमें ज़्यादा होगा, तो HX की ध्रुवता यानी कि जो पोलैरिटी है बंध की वो निम्न क्रम में घटती है, और इसका क्रम है कि जो ध्रुवता है वो सबसे ज़्यादा HF में है, उससे थोड़ा कम HCl में, इससे थोड़ा कम HBr में और सबसे कम Hi में। अब इस क्रम का कारण क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ग 17 में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, या किसी भी वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है, और विद्युत ऋणात्मकता घटने के साथ जो बंध का ध्रुवीय गुण है वो भी घट जाएगा, क्योंकि आवंध युग्म इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता घट जाएगी। उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर है।
अगला पॉइंट देखते हैं हम इनके अस्थायित्व का। हाइड्रोजन हैलाइडों का तापीय स्थायित्व HF से HI तक घटता है, क्योंकि हैलोजनों की त्रिज्या या आकार बढ़ने के साथ साथ HX आवंध की लंबाई बढ़ती जाती है और HX आवंध की लंबाई बढ़ने के साथ इनकी प्रबलता, आवंध की प्रबलता घटती जाती है। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया कि जब फ्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी को हम कहेंगे आवंध की लंबाई। क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है, इसलिए आवंध की लंबाई बढ़ जाती है। ब्रोमीन में थोड़ा और बढ़ जाएगी और HI में थोड़ा और बढ़ जाएगी, और आवंध बड़े होने पर उनकी प्रबलता घट जाती है। यानी कि यदि HI को हम थोड़ा हीट कर दें तो आसानी से हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बंध टूट जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और आयोडीन अलग हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड की यदि बात करें तो यह बंध बहुत ही मजबूत है, तो बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तभी यह बंध टूट सकता है। तो इस आधार पे हमने कहा कि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं आवंध की लंबाई बढ़ रही है, यानी कि उनका तापीय स्थायित्व घट रहा है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अपचायक क्षमता। तो अपचायक क्षमता का भी कारण यही है। आप जानते हैं कि जब आवंध आसानी से टूटेगा तो हाइड्रोजन इससे आसानी से अलग हो जाएगा, और हाइड्रोजन अलग हो जाने की क्रिया को आप ऑक्सीकरण कहते हैं, और जो पदार्थ ऑक्सीकरण करता है उसको आप अपचायक कहते हैं। तो इन सब में आसानी से हाइड्रोजन किससे अलग हो सकता है? तो HI से अलग हो सकता है, यानी कि HI जो है इसकी अपचायक क्षमता सबसे अधिक है। तो यहाँ पे क्रम हो जाएगा, हम लिखेंगे कि जब हम HF से HI की तरफ आते हैं तो अपचायक क्षमता बढ़ती है, क्योंकि जो बंध है हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच वह दुर्बल होता जाता है। तो चलिए लिखते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड की अपचयन क्षमता HF से HI तक घटती है, क्योंकि HF से HI तक उष्मीय स्थायित्व घटता है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अम्लीय सामर्थ्य की, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ की। गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन हैलाइड सहसंयोजी होते हैं तथा कोई भी अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं, परंतु जलीय विलयन में ये आयनित होकर अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं। या थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा। तो जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं और अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए हम Cl को यदि जल में घोल दें तो यह टूट जाता है H+ और Cl- में, और आप जानते हैं इसके आयनन से H+ बन रहा है, अर्थात यह अब अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। क्लियर बात है। इस इक्वेशन को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि HCl की जल से क्रिया हुई तो HCl टूट गया और इसका हाइड्रोजन आयन निकलकर ऑक्सीजन से जाके जुड़ गया, तो हाइड्रोनियम आयन बन गया और Cl- बन गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं वे टूटते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अर्थात हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं, तो ये अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन गैसीय अवस्था में ये नहीं टूटते हैं और इसलिए अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। हाइड्रोजन हैलाइडों के जलीय विलयन को हाइड्रोहेलिक अम्ल कहते हैं। तो हाइड्रोजन हैलाइड जब हम गैसीय अवस्था में लेंगे तो उसको हाइड्रोजन हैलाइड कहेंगे। जैसे HCl गैसीय अवस्था में लें तो उसको कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, लेकिन जब इसका जलीय विलयन लेंगे तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोहेलिक अम्ल। इसी प्रकार HF लें हम गैसीय अवस्था में तो कहेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड, लेकिन जब जलीय विलयन लेंगे तो हम कहेंगे हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। HCl के गैस को हम कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, लेकिन जलीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HBr की विलयन को हम कहेंगे हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, और HI के विलयन को कहेंगे हाइड्रोआयोडिक अम्ल। लेकिन यदि HI गैस लेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड नाम देंगे उसका, क्योंकि उसमें अम्लीय लक्षण नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट। तो अब हम तुलना करेंगे इनके अम्लीय सामर्थ्य की। वियोजन स्थिरांक अर्थात Ka के मान के आधार पर हाइड्रोहेलिक अम्लों की बढ़ती अम्लीय सामर्थ्य का क्रम निम्नलिखित होता है। तो यहाँ पे सबसे प्रबल अम्ल होता है HI, इससे थोड़ा दुर्बल अम्ल है HBr, इससे थोड़ा दुर्बल HCl, और सबसे दुर्बल अम्ल HF होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है Ka का मान। अब यह Ka क्या होता है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। तो अम्ल के वियोजन स्थिरांक को Ka कहते हैं।
जैसे एक उदाहरण के लिए यदि हाइड्रोजन क्लोराइड के या अपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के वियोजन को हम देखें, इस अभिक्रिया की यदि Ka का मान निकालना चाहें तो Ka का फार्मूला आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि उत्पाद की सांद्रता रखते हैं तो H+Cl- की सांद्रता, ये जो बड़ा वाला कोष्टक है ये सांद्रता को प्रदर्शित करता है, और अपान में हम रखते हैं अभिक्रियक की सांद्रता तो HCl का विलयन। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि H आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना ही Ka का मान भी ज़्यादा होगा, यानी कि Ka जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के। और आप जानते हैं हाइड्रोजन आयन ही अम्लीय लक्षण को प्रदर्शित कराता है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होने पर अम्लीय लक्षण अधिक प्रदर्शित करेंगे, यानी अम्लीय सामर्थ्य या एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक होगा। तो Ka का मान जितना अधिक आएगा हम कहते हैं कि अम्लीय सामर्थ्य भी उतना ही अधिक होगा, और इस आधार पर समझने के लिए हम लिख सकते हैं कि A समानुपाती अम्लीय सामर्थ्य। क्लियर बात है। इसी से मिलता जुलता एक टर्म और भी आपको पता है pKa। तो pKa का फार्मूला होता है pKa बराबर -log Ka। तो अब यदि इस समीकरण से हम pKa और Ka का संबंध निकालें तो क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉग के पहले माइनस है तो हम लिखेंगे pKa इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है Ka के। क्लियर है। और Ka मीन्स अम्लीय सामर्थ्य, यानी कि pKa और अम्लीय सामर्थ्य के बीच में हम संबंध लिखें तो हम लिखेंगे pKa प्रोपोर्शनल 1 अम्लीय सामर्थ्य, यानी कि pKa का मान जब कम होगा तो अम्लीय सामर्थ्य यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक होगी, और pKa का मान जब अधिक होगा तो अम्लीय सामर्थ्य कम होगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। तो अब हम देखते हैं इन अम्लों के pKa के मान। तो देखें HF जो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है इसका pKa होता है 3.2, HCl का होता है ऋण 7.0 और HBr के लिए होता है ऋण 9.5 और HI के लिए होता है ऋण 10। क्योंकि HI के लिए pKa का मान सबसे कम है, आप जानते हैं pKa का मान जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ यानी अम्लीय सामर्थ्य उतना ही अधिक होगा। इस आधार पे हम कहते हैं कि HI इन सब में प्रबलतम अम्ल है। इस अम्लीय स्ट्रेंथ को जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इसको एक और प्रकार से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाइड्रोहेलिक, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है इसको आप सही कर लीजिएगा, हाइड्रोहेलिक अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य के क्रम को HX आवंध की वियोजन ऊर्जा द्वारा भी समझा जा सकता है, जिसका क्रम निम्न प्रकार होता है। तो अभी आपने देखा कि जो HX आवंध है उसकी वियोजन ऊर्जा, तो आपने देखा कि सबसे प्रबल आवंध होता है HF का, यानी कि इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात HF जो आवंध है मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जो आवंध है इसकी वियोजन ऊर्जा सबसे अधिक है। इसके बाद HCl, इसके बाद HBr, और सबसे कम जो वियोजन ऊर्जा है वो है HI का, क्योंकि यहाँ पर आवंध की लंबाई अधिक होती है तो थोड़ी सी ऊर्जा देंगे आवंध आसानी से टूट जाएगा। आप सोच सकते हैं कि यदि HI हम लें और इसको जल में घोलें तो HI में जो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच के बॉन्ड हैं या हाइड्रोजन आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड है वो आसानी से टूटेगा और इस प्रकार बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनेगा, क्योंकि इसका वियोजन आसान है, इसका आयनन आसान है। यदि HF को हम घोलेंगे तो बहुत सारे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बंध ऐसे भी रह जाएंगे जो टूटेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उच्च वियोजन ऊर्जा की आवश्यकता है, अर्थात बंध जो हैं वो मजबूत हैं तो टूटने की संभावना कम होगी। तो आयनन सबसे ज़्यादा किसका संभव है? HI का, और HI का यदि आयनन अधिक होगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी अधिक मिलेगी। यानी कि दो पात्र ले लें हम, दोनों पात्रों में समान मात्रा में जल रखें और समान मात्रा में हम HI और एक पात्र में HF को डालें तो HI वाला जो पात्र होगा उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होगी, क्योंकि HI के अधिक से अधिक अणु टूट जाएंगे, जबकि HF के अणु का टूटना कठिन है तो हाइड्रोजन आयनों का निर्माण भी कम होगा, अर्थात हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि HI जो है यह प्रबल अम्ल होगा, क्योंकि यहाँ से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो HX आवंध की वियोजन ऊर्जा निम्न होने पर हाइड्रोजन हैलाइड का आयनन अधिक होता है और उसकी अम्लीय सामर्थ्य भी अधिक होती है।
तो ये रहा अम्लीय सामर्थ्य। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए हैं, सभी पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं। यदि किसी पॉइंट में कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूंगा। यदि वीडियो आज की आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।